हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो हमारी बात चल रही थी, इनको भी तो बताए, हाँ या ना? देखते हैं इनसे क्या ओपिनियन आता है। हमारी बात ये चल रही थी, अरे अरे आराम से भाई। यस, हमारी बात ये चल रही थी बच्चों कि अगर आप लोग सीए फाइनल को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहो तो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करोगे? यस, चलो, आप लोगों से कोई इनपुट है क्या? हमें तो कोई गाना सूझ नहीं रहा। यस, कौन सा? वाह, कौन गाएगा? सब अच्छे गाते हैं, हाँ? सच्ची? आजा। हाँ हाँ हाँ, मैं कोरस दूंगी ना। कृष्णा, नील, क्या बोल रहा है कृष्णा? आजा। कौन आएगा गाना गाने? नील यार, कृष्णा बोल रहा है तू गा गाना। आजा। अरे इतना थोड़ी ना यार, एक गाना ही तो गाना है, आजा। कम। करूँ स्टार्ट? है ना, उतना भी नहीं मैम। भाई यहाँ पे सीए की पढ़ाई संभाली नहीं जाती, गर्लफ्रेंड कहाँ पे संभालूंगा? करूँ स्टार्ट? नेटवर्क आ रहा है किसी फोन में? फोन में नेटवर्क है? रिकॉर्ड कर। अरे मैं इफेक्ट पे करे। हाँ, स्टार्ट करें। करूँ? Let's start. थोड़ा जोर। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अब दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जजता
ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। थैंक यू। यस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये स्पेशल परफॉर्मेंस था बाय सर्वेश। सर्वेश, वेरी गुड, यू डिड इट वेरी नाइसली। अब इसको जवाब देने के लिए आ रहा है विवेक। सो बड़ी तालियों के साथ इसका स्वागत किया जाए। हेलो हेलो। रास्ते आगे रास्ते भागे, पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रिया 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 बेसब्रिया। हाँ, कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे ये एहसास है। जागीर तेरी तेरा फसाना, ये तिश्नगी है, ये प्यास है। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रिया बेसब्रिया बेसब्रिया। थैंक यू। यस, और कोई? मुझे गाना गाना नहीं आता, मुझे गाना गाना सच में नहीं आता। विल यू टेल मी अ सॉन्ग, विल सिंग इट, विल डेडिकेट इट टू आवर सीए फाइनल। चलो हम एक साथ गाएंगे। सॉन्ग आपने सजेस्ट करना है। क्या क्या क्या? आजा आजा। यस, कृष्णा, प्रीति, विवेक, everybody who's present here. मानस, चैतन्य, आकांक्षा, कृपल, वरुण, यस, ऋषभ, सुमित, विनय, इम्तियाज, एनीबॉडी? एक ऐसा सॉन्ग जो हम हमारे सीए फाइनल को डेडिकेट कर सके। निकिता, कोई भी नहीं? यस, कोई भी नहीं? यस, ओके, कम ऑन। मुझे नहीं आता गाना गाने, सच्ची मुझे नहीं आता गाना गाने। अरे सच में नहीं आता, आवाज देख। पर मुझे नहीं आता गाना गाने। अच्छा, कम ऑन, शैल वी गेट बैक? ओके, चलो चलो चलो।
बहुत इंटरेस्टिंग है आज का सेशन। अच्छा, कृष्णा बोल रहा है लव यू जिंदगी। सच में ये टाइम वापस नहीं आएगा। वरुण बोल रहा है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। वाह, ओ वरुण परफेक्ट। सुमित बोल रहा है गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हाँ, वेरी नाइस। तो कौन सा गाएंगे? चलो बोलो, आप लोग चुनो। ओके, आर यू रेडी? कौन सा? गिव मी सम सनशाइन। एवरीबॉडी यू हैव टू सिंग, ओके? थोड़ा सा पास में आ जाओ ना गाइस। तो बीबी डांस बोला, मैं बीबी क्यों सुनी? नहीं नहीं, ही इज अ फॉरगेट व्हाट ही स्पीक्स, बट उसका जो जो उसका कॉमिक सेंस है, हैट्स ऑफ बीबी क्यू। व्हाट ही सेज इज इट्स पर्सनल चॉइस भाई, अपने को पूछ के थोड़ी बोल रहे हैं वो। मैम नहीं गा रही भाई, मुझे एक तो आता नहीं सेल्फी लेना। कौन लेगा? आ जाओ गाइस, कोई तो आओ ना आगे, कोई तो आ जाओ। आजा आजा, गिव मी सम सनशाइन। ना मेरा फोन दे दूंगी तो टैग कर लेना सबको, सच्ची। चलो, 1 नहीं, लॉन्ग प्रेस नहीं, मैंने उसको 90 सेकेंड्स कर लिया है। यू जस्ट हैव टू प्रेस द, वो लड़की वाला फोटो प्रेस कर दे। गाइस गाइस रुका, गिव मी सम सनशाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? सारी उम्र हम, रुक, 1 2 3 स्टार्ट। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, जीने तो सारी उम्र। जीने दो ना 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 na 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 na. Some sunshine, give me some rain. I want to see you up once again. Na 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 na. चलो, वेरी गुड. सो इसको हमें याद रखना है. बस अब बहुत हो गया. ओके यस. तो सुमित, आपका चॉइस सबको बहुत अच्छा लगा है एंड यस दे हैव रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अगर हमें सीए फाइनल तक पहुंचना है तो हमें अभी की जर्नी अच्छे से तय करनी पड़ेगी. ओके, आर यू रेडी? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर. फोकस गाइस. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट का. ओके यस. अब तक हमने देखा ऑडिट मतलब क्या, ऑडिट करना मतलब क्या करना. ऑडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग wherein we have to express our opinion, right? अब ये ऑडिट करके हम जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, this opinion is in the form of, come on tell me, this opinion is in the form
ऑडिट रिपोर्ट। तो हम जब ऑडिट रिपोर्ट की, ऑडिट ओपिनियन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम इतना सारा ऑडिट का झमेला क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन वाया ऑडिट रिपोर्ट। ओके, अब ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है? ओके, अगर ऑडिट रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हम उसको एक सिंपल फॉर्म के या सिंपल लेटर के उसको उतना वेटेज दे सकते हैं? नो, वी हैव टू डू व्हाट? यस, it is one of the most important and the most precious documents for each and every entity as well as company. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम अब तक तो कंपनी कर रही थी, अब एंटिटी एंड कंपनी क्यों? बिकॉज अपना कंपनीज एक्ट का जर्नी खत्म हो गया है। वी आर डन विथ कंपनी ऑडिट। ओके, अब से हम ऑडिट रिपोर्ट देखने वाले हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो जो बिजनेस है जिसका ऑडिट होगा उसका ऑडिट रिपोर्ट होगा, राइट? अब ऑडिट तो कंपनी का भी हो सकता है बट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का भी हो सकता है। यस और नो? यस, ओके। सो हियर अब से दिमाग से ये निकाल दो कि हम सिर्फ कंपनीज को रेफर कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू ऑल द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, राइट? Because when we speak of companies, we restrict ourselves to Schedule 3. Yes or no? Yes? Okay. अब ऑडिट रिपोर्ट, जब हम ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आता है SA 700, जिसमें हमको बताया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है। ओके, पर उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, ये स्लाइड देख के आपको कुछ याद आया? हैव वी डन दिस ऑलरेडी? यस, just 1 minute. Yes, क्या हमने ऐसा कुछ देखा है ऑलरेडी? हाँ या ना? कब देखा? इसका मतलब क्या है? कम ऑन क्विकली, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कम ऑन फास्ट, टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? कौन बताएगा? The principles, the standards which are applicable for preparation and presentation of financial statements are known as financial reporting framework. Framework मतलब ढांचा, framework मतलब ढांचा, the way we have to present. किसको प्रेजेंट करना है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। समझ में आ रहा है? Yes, okay. So principles, guidelines, standards on the basis of which financial statements are prepared. Next. अब various FRFs, कौन से FRF यूज करते हैं? इंडियन गैप है, फिर वापस अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करते हो तो इंडेस IAS एप्लीकेबल हो जाता है, यूके में काम करते हो तो IFRS, ग्लोबल लेवल पे GFRS, अमेरिका में US गैप, कंपनी हो तो शेड्यूल 3। क्या हमने ये डिटेल में देखा है क्या? सेकेंड लेक्चर में जब हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। अब तभी हमने क्या सीखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक है कॉम्प्लायंस और एक है फेयर प्रेजेंटेशन। एक है कॉम्प्लायंस और एक है फेयर प्रेजेंटेशन। जब आप कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं मतलब क्या? कॉम्प्लाई करना। कम ऑन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना ऐसे 700 हमें आ ही नहीं सकता। कम ऑन, कॉम्प्लाई करना मतलब, कॉम्प्लाई करना मतलब उसके हिसाब से आपको बनाना ही बनाना है। अगर शेड्यूल 3 में बोल दिया है कि कंपनी आपको एसेट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, तो क्या हम तीसरे कैटेगरी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, बट व्हेन वी स्पीक ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, नाम में ये फेयर, अगर जरूरत पड़े तो डिविएशन अलाउड है। ओके, अगर जरूरत पड़े तो डिविएशन अलाउड है, पर हम डिविएशन क्यों कर रहे हैं? फॉर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। वर्डिंग्स को ध्यान में रखना। Yes, those financial reporting frameworks in which management is not permitted to take any deviation is compliance framework, and where management is permitted to take deviation to ensure that financial statements reflect true and fair view is fair presentation framework. Clear? Okay? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ओके, ऑडिट रिपोर्ट के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स
एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट्स। कौन बताएगा मॉडिफाइड का मतलब क्या है? बोलो। जिसमें चेंजेस किए हो उसको मॉडिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। ओके, यस। नहीं, मॉडिफाइड बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडिफाइड? आप लोगों को पता है जब मोदी इलेक्ट होके आए तो बहुत लोग इंडिया को ऐसे बोलते थे, मोडिफाइड इंडिया, मॉडिफाइड इंडिया। मतलब क्या कि ये बंदा आया है ना, ये इंडिया का नक्शा बदलेगा, बराबर है कि नहीं? ये इंडिया का नक्शा मॉडिफाई करेगा, बराबर है? सो मॉडिफाइड का मतलब है चेंजेस करना। ओके, अब हाउ कैन एन ऑडिट रिपोर्ट बी मॉडिफाइड एंड हाउ कैन एन ऑडिट रिपोर्ट बी अनमॉडिफाइड? सिचुएशन को समझो। एक आपको ढांचा दिया गया है एसए 700 में। ओके, एसए 700 बोलता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आपने ऐसा रिपोर्ट देना है, बट अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो आपको आपके ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा, आपको आपके ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बराबर है ना? चेंज करना मतलब ही मॉडिफाई करना, बराबर है? फिर आपने जो आपका ओपिनियन मॉडिफाई किया है वो जिस ऑडिट रिपोर्ट में आप दोगे उसको मॉडिफाइड ओपिनियन कहा जाएगा और मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहा जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस, ठीक है। फर्दर, अब मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। जब हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, मतलब issued when auditor concludes that financial statements present a true and fair view। आपने किसी एंटिटी का ऑडिट किया, सब कुछ एकदम हरा भरा है, सब कुछ एकदम क्लियर है, देयर आर नो मिस्टेक्स, देयर आर नो मेजर मिसस्टेटमेंट्स, बिकॉज आप कभी भी ये नहीं बोल सकते देयर आर नो मिसस्टेटमेंट्स, राइट? देयर आर नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मेजर हम यूज क्या यूज करते हैं ऑडिट में? मटीरियल। देयर आर नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, सब कुछ हरा भरा है, जो इंफॉर्मेशन मांगा आपको सब कुछ दिया गया है, राइट? मैनेजमेंट ने अपना इंटरनल कंट्रोल अच्छे से सेट किया हुआ है, एवरीथिंग इज गुड। तो आप कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्लीन है, तो एसए 700 ने जो बोला है वो हमने फॉर्मेट लिया, उसके हिसाब से हमने हमारा ऑडिट रिपोर्ट बनाया। So have we modified the audit report? No. So we are giving unmodified opinion. This unmodified opinion is also known as clean opinion. Clean. Why clean? कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है, कुछ भी गंदगी फैलाई हुई नहीं है कंपनी में। That means there is no material misstatement, there are no indications of fraud, there are no problematic situations in the company. That is known as clean opinion. Okay, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी। Okay, clean opinion, no problem. Also known as unqualified opinion. Yes. क्या आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा है? Yes. क्या हम कंडीशनल ऑफर दे सकते हैं? कंडीशनल ऑफर मतलब क्वालिफाइड ऑफर, हाँ या ना? इन द सेम वे यहां पे क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन देना, मतलब यस, कुछ चीजें हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। अगर सब कुछ क्लीन है तो हम कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? नहीं। सो इट इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन। समझ में आ रहा है? ओके, अगर कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज ग्रेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव प्रेजेंटेड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा कोई साइन सिंबल नहीं है कि हमको कुछ शक आए उस कंपनी पे, तो उसको कहा जाता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है उसको अनमॉडिफाइड, क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर एवरीवन? अब आगे मॉडिफाइड रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब मॉडिफाइड रिपोर्ट्स, सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता देती हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड में कवर होता है। जब हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट्स की बात करते हैं, दिस थिंग इज कवर्ड इन एसए 700।
पर जब हम मॉडिफाइड रिपोर्ट की बात करते हैं बच्चों, मॉडिफाइड मतलब हमने कुछ गलतियों पे अगर हाईलाइट किया है तो ये मॉडिफाइड रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ओपिनियन इज कवर्ड इन essay 705 and unmodified opinion is covered under essay 706. ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उस एग्जाम्पल से आपको तीनों ओपिनियंस ठीक से समझ आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस मिस्टर से, किसका नाम लेंगे जो बहुत दिनों से अटेंड नहीं कर रहा? जय. हाँ, ऑनलाइन कर रहे हैं ना, पता है. यस, मिस्टर जय. ओके, समझो. से मिस्टर जय हैज जस्ट एंटर्ड कॉलेज. अभी अभी उसको कॉलेज की हवा लग रही है, अभी तक लगी नहीं है. ओके, एंड ही इज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से. वो अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रह रहा है. ओके, एंड जस्ट उसने कॉलेज के शुरुआत के दिन है, 11th में उसने एंट्री करी है. ओके, एक दिन क्या होता है, अपने पापा के दोस्त घर पे आते हैं. फिर बड़े, उनको तो बड़ी पंचायती होती है, राइट. फिर पूछते क्या रे, अब तो तेरा बेटा कॉलेज में गया, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तो पापा क्या बोलते हैं, नहीं मेरा बेटा तो एकदम बढ़िया है, बाकी के बेटों से तू मेरे बेटों को कंपेयर मत कर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है. दैट इज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. क्लियर. फिर कुछ दिन जाते हैं, फिर कुछ दिन गए, फिर धीरे 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 थोड़ी थोड़ी हवा लगने लगी कॉलेज की, आहिस्ता आहिस्ता. ओके, फिर क्या हुआ, ध्यान से. यस, ध्वनि प्रदूषण है, ब्रेन प्रदूषण. यस, फिर क्या हुआ, फोकस. फिर क्या हुआ, फिर ऐसे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर हफ्ते में एक आध दिन जय घर पे लेट आने लग गया. ओके, यस, घर पे लेट आने लग गया. फोकस फोकस, बच्चों बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम, डोंट गेट डाइवर्टेड. फिर से वही मिस्टर XYZ वाले अंकल पापा को मिलने आते हैं. फिर वो बोलते हैं, फिर वो पूछते हैं पापा को, आपके बेटे का? फिर पापा बहुत अच्छे से बोलते हैं, देख मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पर अभी कॉलेज में गया है ना, एक आध दिन तो लेट आएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बट बाकी तो मेरा बेटा जो बोलता है वो मानता है. इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक आध दो गलती है. समझ में आ रहा है? दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. फिर कुछ दिन जाते हैं, इस बार कुछ ज्यादा ही दिन जाते हैं. ओके, यस. अब क्या होता है, अब सिचुएशन उल्टा. अब जय हफ्ते में से 5 दिन लेट आता है, 2 दिन तो घर पे ही नहीं आता, एक आध दिन टाइम पे घर पे आता है. ओके, यस. फिर से वो अंकल अपने घर पे आए. ओके, जब भी जय घर पे लेट आता है, पापा अपना चश्मा नीचे करते हुए उसको देखते हैं, बट वो अपना आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, सीधा उठाया अपना बस्ता और निकले अपने रूम में. समझा? फिर से वो अंकल आए. इस बार पापा का चेहरे का रंग ही अलग है. हाँ, पापा के चेहरे का रंग ही अलग है. पापा क्या बोल रहे हैं, क्या बताऊं यार, मुझे लगा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा. अब तो मेरा बेटा हार्डली एक आध दिन टाइम पे आता है, मुझे तो लगता है मेरा बेटा तो गयो. यस, अंडरस्टैंडिंग, फोकस. दिस इज एडवर्स ओपिनियन. दिस इज एडवर्स ओपिनियन कि अपने हाथ से सारा सिचुएशन चला गया है. जाग जा मोहन प्यारे, ये ऑडिटर बोल रहा है अपने यूजर्स को. समझ में आया? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट. फिर क्या हुआ, फिर जय क्या सुधरने को रेडी नहीं. ओके, जय घर पे ही नहीं आता था, कोई टाइमिंग नहीं आने का, जाने का कोई टाइमिंग नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं. पापा तंग आके उसको घर से निकाल दिए बाहर. ओके, भगवान करे ऐसा ना हो. यस, पापा तंग आके उसको घर से बाहर निकाले. फिर से वो अंकल टपक गए अपने घर पे. ओके, फिर अपने पापा को पूछने लगे, जय के पापा को, कि क्या यार जय मुझे दिख नहीं रहा, क्या हो गया? पिछली बार तो काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था अपने बेटे के लिए, क्या हो गया? तो बोलता है, देख मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहता, वो क्या करता है मुझे पता नहीं, वो अच्छा है या बुरा है मुझे पता नहीं. अगली बार से तू मेरे घर पे ही मत आना या मुझे पूछना ही मत. ओके, मतलब यहां पे पापा इज नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन हिज सन. यस और नो?
डिस्क्लेमर ओपिनियन। हमको ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, पर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। से फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया और सब कुछ चला गया, फ्लड आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बह गए। अंडरस्टैंडिंग? Yes, so we are as an auditor are not in a position to express the opinion, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एविडेंसेस है ही नहीं, तो हम ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्लियर एवरीवन? 100% श्योर? ओके, सो जब हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एंड अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। Unmodified audit reports are covered under SA 700. It means clean opinion, unqualified opinion. Okay, yes. फिर modified audit reports with modified opinion are covered under SA 705. ऐसे 705 तीन ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड मतलब बाकी सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट फॉर फ्यू मैटर्स। ओके, इसके वर्डिंग्स क्या होंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। फिर एडवर्स ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर व्यू का कुछ नामो निशान ही नहीं है, दैट इज एडवर्स ओपिनियन। एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं हम मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब क्या है? सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ बहुत अच्छा है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, बट हम कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, हम कुछ चीजों पे यस फॉर एग्जाम्पल हम कुछ चीजों पे लाइट डालना चाहते हैं, हम कुछ चीजों को एम्फसाइज करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूजर्स सुन लो, ये जो कंपनी है ना XYZ कंपनी, ओके, ये से SpaceX, यूजर्स ऑफ SpaceX सुन लो, यस, ये जो चल रहा है ना, ये जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट ये जो स्पेसशिप लॉन्च करने वाले हैं ना मार्स के लिए, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। कल जाके ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया तो कंपनी डूब जाएगी, पर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शेयर के प्राइसेस आसमान छू जाएंगे। मतलब मैं कुछ बुरा बोल रही हूँ क्या कंपनी के बारे में? मैं सिर्फ यूजर्स को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे एम्फसाइज कर रही हूँ, लाइट डाल रही हूँ, उनको इन्फॉर्म कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम गिविंग अ मॉडिफाइड रिपोर्ट, बिकॉज मैं नॉर्मल फॉर्मेट से अलग रिपोर्ट दे रही हूँ, बट मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है क्या? ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। ओनली आई एम एम्फसाइजिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स, इसलिए उनको लिखा जाता है विथ एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स इन्वॉल्व है, अगर उन आइटम्स पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देती हूं तो वो हमें एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखना है। सी, मैटर मतलब हमारे लिए क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी मैटर पे हमको एम्फसाइज करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए हम उसका जिक्र करेंगे एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। क्लियर एवरीवन? 100%? आगे अदर मैटर पैराग्राफ। ओके, अदर मैटर पैराग्राफ मतलब क्या? सुनो, मानो कि देयर इज एन एंटिटी, उस एंटिटी के 5 ब्रांचेस है, ध्यान से, उस एंटिटी के 5 ब्रांचेस है। अब मैं एचओ का ऑडिट करती हूं और 4 ब्रांचेस का ऑडिट करती हूं। 5वां ब्रांच बहुत ज्यादा दूर है, मुझे पॉसिबल नहीं है रेगुलर इंटरवल्स पे जाने के लिए, इसलिए उसका ऑडिट मैं नहीं करती। बट बिकॉज मैं एचओ की ऑडिटर हूं, मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मुझे क्या करना है? मुझे उस ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट भी मेरे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करके एक पूरा ऑडिट रिपोर्ट जो एचओ और 5 ब्रांचेस को कवर करे वैसा ऑडिट रिपोर्ट देना है। हाँ या ना? यस और नो? यस, ओके। अब क्या हुआ? उस ब्रांच के कंपनी ऑडिटर ने, 5th ब्रांच के ब्रांच ऑडिटर ने अपना काम ठीक से नहीं किया और उसके ब्रांच में फ्रॉड हो गया। ध्यान से, उसके ब्रांच में फ्रॉड हो गया। अब उसका रिपोर्ट मैंने मेरे रिपोर्ट में किया था, मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, बराबर है ना? मतलब क्या उसके ब्रांच में फ्रॉड हुआ,
रिपोर्ट तो मैंने साइन किया है, बड़ा वाला और रिपोर्ट सब कुछ एक साथ करके, हाँ या ना, राइट। प्रिंसिपल ऑडिटर तो मैं हूं, रिपोर्ट मैंने साइन किया है, फ्रॉड हुआ है उस ब्रांच में, सिग्नेचर किसकी, मेरी, जिम्मेदारी किसकी, मेरी। तो क्या मेरे पीछे दुनिया भागेगी उस फ्रॉड को ढूंढने के लिए? हाँ, इसलिए मैं पहले ही दुनिया को बोल रही हूं, अरे सुन पब्लिक, मैंने एचओ और 4 ब्रांचेस का ऑडिट किया है, अभी ध्यान से सुन ले, रिपोर्ट में लिख रही हूं। 5वें ब्रांच का ऑडिट मैंने नहीं, उसने दूसरे मिस्टर एक्स सीए ने किया है। ओके, तो उस ब्रांच की सारी जिम्मेदारी उस ऑडिटर की है, मेरी नहीं। ओके, यस, मतलब यहां पे हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, इज दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक, प्रॉफिट, मैं यहां पे ब्रांच की बात कर रही हूं, मतलब मैं एंटिटी की बात कर रही हूं, मतलब मैं नॉन फाइनेंशियल आइटम्स की बात कर रही हूं। does these non financial item have an impact on the financial information? yes, आज नहीं तो कल। जैसे फॉर एग्जांपल, आज तुम्हारे पास 50 एम्प्लॉइज है, तुम 50 एम्प्लॉय रखो, 7 एम्प्लॉय रखो, एम्प्लॉय का ऑडिटर का कुछ लेना देना है क्या? नहीं। पर अगर एकदम से 50 एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के चले जाए, आपने उनकी जगह पे 50 एम्प्लॉय हायर किया है, तो क्या ये अलार्म वाली बात है? हाँ या ना? तो ऑडिटर में उसका कुछ, ऑडिटर को उसकी कुछ लेना देना नहीं है, कितने भी आए या जाए, बट हियर एक शक आएगा उसके दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ कि सारे एम्प्लॉयज एक साथ छोड़ के गए। तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ में लिखूंगी, yes, would like to draw attention on the fact that all the 50 employees have, yes, disassociated with the company. However, new employees have been recruited and company is functioning smoothly. मतलब मैंने yes बात भी बोल दी और ढक भी दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे दिया। समझ में आ रहा है? ओके, सो जो मैटर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे यूजर्स को, वो हम लिखेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। ओके, यस, और बाकी के जो मैटर्स है वो कहां पे लिखेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में। तो जब हम ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स में भी मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड, ओके, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज ऑल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, यस, और जब हम क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं तो सॉरी, जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं तो इट माइट बी क्वालिफाइड और एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। ओके, और हम मॉडिफाइड ओपिनियन विद अनमॉडिफाइड रिपोर्ट भी दे सकते हैं। समझ में आया? मॉडिफाइड रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। दैट इज कवर्ड अंडर एसए 706। वहां पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, आइदर इन द वे ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर? 100%। ओके, चलेंगे आगे। यस, आगे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ओके, यस, अब ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो हमें उसका इफेक्ट देखना जरूरी है। क्या उनका इफेक्ट मटीरियल है? मटीरियल मतलब यस, इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ यूजर्स। डज इट हैव अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ऑडिट पढ़ाएगी पीयूषा मैम ही, पर पीयूषा मैम पूना आके ऑडिट नहीं पढ़ाएगी, ऑनलाइन ऑडिट पढ़ाएगी। तो क्या ये आपके डिसीजन को मैटर करेगा? क्या करेगा? क्या इज इट मटीरियल? यस। ओके, यस। सेकेंड एग्जाम्पल, पीयूषा मैम ही ऑडिट पढ़ाएगी, बट बीच में मैम 5-6 दिन की छुट्टी देगी, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा नहीं। इज इट दैट मटीरियल? नो। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है, बट हमको ये चेक करना है कि क्या वो मटीरियल है, और दूसरा क्या वो परवेजिव है। व्हाट इज मेंट बाय परवेजिवनेस? परवेजिव मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्टिंग, एक मिनट, affecting
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, यस. अगर पीयूषा मैम बोलती है कि मैम पूना आके ऑडिट नहीं पढ़ाएगी, मैम अपने घर से ऑडिट पढ़ाएगी, तो क्या ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डिलीवरी पे फर्क पड़ रहा है? यस. इज इट परवेसिव? यस. तो ऐसा कोई आइटम, ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट जो पूरे सारे के सारे आइटम्स को, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टॉक. ओके, यस. आपने क्या लिखना चाहिए था? Yes, stock has to be valued at cost or NRV whichever is lower. But हमने रिकॉर्ड किया cost or NRV whichever is higher. Right? Stock will affect gross profit. It will affect net profit. It will affect capital. It will affect the entire financial statements. Hence, it is pervasive. समझ में आ रहा है? Yes, but ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट है सैलरी में, बट सिर्फ 2 एम्प्लॉइज ज्यादा है. राइट? इतने बड़े बिजनेस में 2 एम्प्लॉइज ज्यादा रहने से इतना कुछ बड़ा फायदा होने, बड़ा इंपैक्ट होने वाला है क्या? इज इट परवेसिव? नो. समझ में आ रहा है? ध्यान से. मतलब उनका क्या कहना है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है, ओके, तो उसका इफेक्ट देखो. तो क्या करो? उसका इफेक्ट देखो. इफ मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट है पर परवेसिव नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे, देन एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन. कौन सा ओपिनियन दो? क्वालिफाइड ओपिनियन दो. पर अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल भी है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट भी कर रही है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? बुरा है. हाँ या ना? देन इन दैट केस यू हैव टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन. फिर पहले केस में क्वालिफाइड क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आध आइटम अफेक्ट हो रहा है ना, बाकी सब कुछ ट्रू एंड फेयर है. जब हम परवेसिव की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्टेड है, मतलब पूरा ट्रू एंड फेयर भी हिला हुआ है. हाँ या ना? सो वील एक्सप्रेस द एडवर्स ओपिनियन. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. सेकेंड सिचुएशन, सपोज इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप, okay, we are unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. हम sufficient या appropriate audit evidence नहीं दे पा रहे. ओके, यस. ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम ओपिनियन कैसे देंगे? ओके, चेक करो व्हाट इज द इंपैक्ट. इफ इंपैक्ट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, एक आध आइटम को अफेक्ट कर रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन. बट अगर वो मटीरियल है एंड परवेसिव है, तो स्क्रीन पे बिना दिखाए बताओ कौन सा ओपिनियन देंगे? डिस्क्लेमर ओपिनियन. क्योंकि अपने पास बेस ही नहीं है ना ओपिनियन देने के लिए. बराबर है? यस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट थॉरली नाउ? एकदम 100%. ओके, चलेंगे आगे. ओके, चलते हैं आगे. अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जाती हूँ, जिसके बिना हमें आगे तीनों ऐसे समझ ही नहीं आएंगे. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. देखते हैं इनमें फर्क क्या है. टाटा ग्रुप, क्या हमको सबको टाटा ग्रुप पता है? यस. टाटा ग्रुप के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं. टाटा स्काई, स्टारबक्स, राइट, देन टाटा सॉल्ट, टाटा टी प्रीमियम, तनिष्क, डायमंड भी नहीं छोड़ा, घड़ी भी नहीं छोड़ी, गाड़ी भी नहीं छोड़ी. बराबर है कि नहीं? यस. इतने सारे प्रोडक्ट्स है, फिर भी मैंने कुछ ही एनलिस्ट किए यहाँ पे. राइट, राइट. अब ये सारे प्रोडक्ट्स, क्या एक ही कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स चला सकती है क्या? सवाल का मेरा सवाल क्या है? एक कंपनी, मैंने एक ग्रुप नहीं पूछा आपको. क्या तनिष्क की कंपनी ही गाड़ी भी बेच रही है? क्या तनिष्क के शोरूम में आपको गाड़ियां लैंड रोवर दिख रही है? राइट, मतलब एवरी कंपनी इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली. यस और नो? मतलब हर किसी कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिनको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. राइट, पर इन सब कंपनियों के सूत्र किसके हाथ में है? इन तीनों के हाथ में है. हाँ या ना? यस.
यस और नो? मतलब इन कंपनीज का, मतलब टाटा ग्रुप कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आएगी, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करेगी, बराबर है, इसका डिसीजन कौन लेगा? बीच में बैठे हुए तीनों लोग, हाँ या ना? यस यस हाँ। पर जो तनिष्क का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ना लैंड रोवर के बिजनेस में इंटरफियर कर सकता है, ना स्टारबक्स में बोल सकता है इसको ये इतने की कॉफी मत बेचो और उतने की कॉफी मत बेचो। समझ में आया? ओके, सो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी एक गवर्नेंस है, तो इनको कहा जाता है TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। और जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे, रेगुलेट कर रहे, उनको मैनेजमेंट कहा जाता है। So this is the concept of TCWG and management. समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सोचो, क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज एज एन ऑडिटर हमको रिपोर्ट करना है, बराबर है कि नहीं? राइट सी, पहले बात फिर लात, याद है ना? पहले ड्राफ्ट यार, पहले क्या करो? मैनेजमेंट को बताओ। ओके, अगर मैनेजमेंट ही कुछ गफलत कर रही है, उसको ही बोल दिया, तो वो क्या अपनी बात मानेगी? अगर मैनेजमेंट गफला करिए तो उसके ऊपर कौन है? TCWG, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये हायरार्कीज बनाए गए हैं। क्लियर? ओके, यस, ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके, यस। अब से सबसे बेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी। ओके, वी हैव 3 main people here. यस और नो? यस और नो? यस। अब मुझे एक बात बताओ, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी है क्या? तो TCWG है क्या? तो हियर बॉस कौन है? यस, हियर बॉस कौन है? मैनेजमेंट इज द बॉस। अगर TCWG है तो वहां पे रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। अगर TCWG नहीं है तो मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी जो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। क्लियर? 100%? चलेंगे आगे? ओके, यस। अब चलते हैं हम अगले स्टैंडर्ड की तरफ, that is SA 700, forming an opinion and reporting on financial statements. Very important. स्टैंडर्ड के नाम को ठीक से पढ़ो, क्या बोला गया है? मतलब सबसे पहले यहां पे अपने को ओपिनियन भी बनाना है और उस ओपिनियन को रिपोर्ट भी करना है। ओके, फाइन। ओके, लेट्स गो हेड फर्दर। क्या आपने कभी बैंक में अकाउंट ओपन किया है क्या? बच्चों ध्यान से, एक्सक्यूज मी। तो वो आप लोगों से लेटर मांगते हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग लेटर, हाँ या ना? यस। और अगर कभी बैंक में गए भी नहीं होंगे तो भी फॉर्मल लेटर लिखे इंग्लिश में, हाँ या ना? तो आप लोगों को पता है आप लेटर में क्या क्या लिखते हो? बताओ, लेटर में क्या क्या लिखते हो? बहुत मजेदार है, कम ऑन, ध्यान से लाइन वाइज बता दो। एड्रेस पे डायरेक्ट कहां पहुंच गए? पहले क्या लिखते हैं? मतलब हम एक पीरियड कवर करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, फिर डेट, कौन से ब्रांच को दे रहे हैं वो, 2, हाँ या ना? फिर उस 2 वाले का एड्रेस, बराबर है? फिर हम किसको बोल रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसका नाम, राइट? फिर अपना सब्जेक्ट मैटर, फिर अपना साइनिंग, और फिर अपने एनक्लोजर्स, राइट? बिल्कुल यही बेसिक फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का। बस हर एक पैरा को उन्होंने सोच समझ के प्लेस किया है। ओके, हर एक पैराग्राफ को उन्होंने सोच समझ के प्लेस किया है। जैसे कि हम अकाउंट ओपनिंग लेटर के पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि मैं सो एंड सो, मेरा अकाउंट नंबर सो एंड सो है, मैं आपके बैंक की कस्टमर हूं, बराबर है? यस। फिर उसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि कुछ कारणवश मुझे आपके बैंक, आपका जो ब्रांच है उसमें अकाउंट मुझे क्या करना है? डिसकंटिन्यू करना है, राइट? ओके, ये रहा मेरा लेटर, ये रहा मेरा आईडी प्रूफ, काइंडली मेरा अकाउंट बंद कीजिए और मुझे मेरा पैसा दीजिए, राइट? सो देयर इज अ सीक्वेंस इन विच वी नीड टू राइट थिंग्स। तो ऑडिट रिपोर्ट के पैरास भी बहुत सोच समझ के उन्होंने डिजाइन किया है। ओके, यस। अब मुझे बताओ, हम ऑडिट में क्या करते हैं? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its legal size
and legal form. Where such information is conducted, examination is conducted with a view to express what? Ab opinion or advice, is it one and the same? What is the difference? Opinion is fathergiri and advice is भाईगिरी. सोच के ओपिनियन, मुझे किसी ने पूछा कि जुरासिक वर्ल्ड मूवी कैसा है, अच्छा है, मुझे वो मूवी देखने जाना चाहिए क्या, एडवाइस. समझ में आ रहा है? यस, ओके. हियर अपने को क्या करना है? वी हैव टू एक्ट एज अ फादर, बिकॉज हम एग्जामिनेशन करने वाले हैं. सो वी हैव टू एक्सप्रेस एन opinion on the financial statements and this opinion is in the form of audit report. हमको मेन ऑडिट रिपोर्ट क्यों देना है ये समझो बच्चों, क्योंकि हमको क्या करना है, there is a concept called comparability. What is meant by comparability? Come on. हम इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर आईएएस, फिर आईएफआरएस, क्यों अपने को इतना झमेला करना है? क्यों सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रखा? सब लोग मतलब कौन? ऑल दी एंटिटीज इन इंडिया ना. अब क्या हो गया ना, बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के पहले ही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट? ओके, सो इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है, ओके, राइट? तो क्या करेगा यूजर? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेगा. अब वो बैठा अमेरिका में, उसको यूएस गैप पता है, और आप इंडिया में कहीं तो एएस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो. इज इट कंपेरेबल? नो. डू अंडरस्टैंड? यस. तो इस कंपेरेबिलिटी पे लाने के लिए, मे इट बी ग्लोबली और ग्लोबली, लोकली और ग्लोबली, ओके, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट हमको दिया जाता है. और रेलेवेंट, ऑडिट रिपोर्ट इज रेलेवेंट टू यूजर्स. ओके, किसी भी इंसान को अगर आपने इतना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा हाथ में दे दिया तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट से मतलब है. ओके, यस. चलेंगे आगे. अब चलते हैं कोर स्टैंडर्ड में. हम जब ऑडिट की बात करते हैं बच्चों, ऑडिट किस पे करने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता कौन है और इसका ऑडिट कौन करने वाला है, इसको चेक कौन करने वाला है? ऑडिटर. क्लियर? ओके, ध्यान से, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. अब से जो मैं आगे बोलने वाली हूं, मैंने बहुत बहुत सोच समझ के आपके लिए ये डिजाइन किया है. अब उनका क्या कहना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को बनाना है, these financial statements should be as per applicable financial reporting framework. उसको ही कहा जाता है criteria. These financial statements should be prepared as per criteria, मतलब as per applicable financial reporting framework. फिर अगर आप कंपनी हो तो आपको शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, यस. अब जब आप शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आप दो चीजों का ध्यान रखोगे. नंबर 1, क्या आपने शेड्यूल 3 को मद्देनजर रखते हुए एफएस बनाया है? मतलब आपने शेड्यूल 3 में कही गई हर बातों का आपने हर बात मानी है. आपने शेड्यूल 3 में कही गई हर बात को माना है, हर कॉम्प्लायंस किया है. क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए हैं? मतलब उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से बनाए हैं. दैट मीन्स वन कॉन्सेप्ट इज स्पीकिंग अबाउट कॉम्प्लाइंग विद शेड्यूल 3, whereas सेकेंड इज स्पीकिंग अबाउट कंटेंट. जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेंट दे रहे हो ना, वो कंटेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए. मतलब एक बात कर रहा है कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क की और एक बात कर रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की. क्लियर? ओके, यस, ठीक है. जब हम कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो मेन फोकस किस पे होता है? कॉम्प्लायंस पे. मतलब दे शुड बी प्रिपेयर्ड. किसको? कौन प्रिपेयर्ड होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जब हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, मतलब हम डिस्क्लोजर्स पे फोकस कर रहे हैं, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
disclosed, are presented in such a way that they give true and fair view. अब समझ में आ रहा है क्या? ये वर्डिंग्स अपने को बहुत काम आने वाले आगे. पूरा ऐसे 705 इसी वर्डिंग पे खेले. समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन 100%? ओके. यस. तो जब हम कॉम्प्लायंस की बात करते हैं दैट मीन्स हम कॉम्प्लाइंग हर एक चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए. पर जब हम फेयर प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंट मतलब डिस्क्लोजर, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली वी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्लियर? ओके. अब चलते हैं आगे. जब हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं बच्चों, तो ये ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली हमको ओपिनियन देना है. ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में देना है. तो ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए? सभी भी से फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक में जाके अकाउंट ओपनिंग लेटर लिख रही हूं, तो सबसे पहले मैं बीच में लिखूंगी नहीं अकाउंट ओपनिंग लेटर. हाँ या ना? राइट. मतलब आप क्या बना रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन आपको सबसे पहले देना है. मैं क्या बना रही हूं? ऑडिटर रिपोर्ट? नो, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट बना रही हूं. बिकॉज इंडिपेंडेंट होना ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए मैं सिर्फ ऑडिटर होकर नहीं चलेगा. ओनली एंड ओनली व्हेन आई एम एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर माय ऑडिट रिपोर्ट इज मोर क्रेडिटेबल. क्लियर? ओके. सो टाइटल ऑफ माय ऑडिट रिपोर्ट विल बी व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्लियर? ओके. यस. मैं आपको आगे लेके जा रही हूं कि आपको ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है. देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि हम ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए है. राइट. जैसे टू अगर कंपनी होगा टू द मेंबर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी. हाँ या ना? यस. अगर नॉन कंपनी होगा तो यस टू मेंबर्स यूज किया, पार्टनर, ओनर, जो भी यूज किया. राइट. यस. ठीक है. अब आगे तो हम जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे उसको हम एड्रेसी कहेंगे. तो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त हम उसका टाइटल लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेसी. ओके. उसके बाद आया हमने ऑडिट रिपोर्ट क्यों बनाया है? अपना ओपिनियन देने के लिए. ओके. अब ये ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में 2 पैराज में डिवाइडेड है. ध्यान से बहुत सोच के मैंने स्लाइड बनाई है. ध्यान से पूरा फोकस. अगर ये आ गया ना, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा एंड एक्चुअली पूछा गया है गिव फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स. तो आपको 2-2 पेज की ऑडिट रिपोर्ट लिखना पड़ेगा बकायदा एग्जाम में. समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने आपका ये काम इजी करने की कोशिश करी. वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी इन आवर बुक्स ऑल्सो. ओके. यस. एक मिनट, इसमें से मुझे याद आया. जस्ट 1 मिनट. ओके. यस. तुरंत बातें करने की जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. यस. तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कम ऑन फोकस गाइस. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. फिर हम लोग लिखेंगे एड्रेसी. फिर ये रिपोर्ट हम क्यों बना रहे हैं? ओपिनियन देने के लिए. ये ओपिनियन 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड रहेगा. पहले पैराग्राफ क्या बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं. हमारे क्लाइंट के नाम तो पता होना चाहिए कि बकायदा हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, वो किसका ऑडिट रिपोर्ट है. तो यहां पे हमको नेम ऑफ एंटिटी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम इस एंटिटी का क्या कर रहे हैं? यस, ऑडिट कर रहे हैं. तो हमको वहां पे लिखना जरूरी है दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑडिट और वी आर सर्टिफाइंग और वी आर डूइंग रिव्यू. याद आया क्या? राइट. तो वहां पे लिखो दैट वी आर ऑडिटिंग. फिर कौन सा? आपने जो 100 क्लाइंट रहेंगे, बराबर है. तो कौन से क्लाइंट का ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसलिए गिव द नेम ऑफ द एंटिटी एंड वहां पे बकायदा लिखो कि आप क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो. समझ में आया? ओके. यस. अब जब हम ऑडिट करते हैं तो किसका करते हैं? मैनेजमेंट का नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं. तो हमको वहां पे लिखना पड़ेगा ऑडिट ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कवर्ड है? अगर कंपनी रही तो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, चेंजेस ऑन इक्विटी। अगर कंपनी नहीं रही तो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो वेरेवर एप्लीकेबल। बराबर है ना? यस, ओके। फिर हमको लिखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। वेट, ओके, विल गेट बैक टू इट। इसके साथ साथ बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी के साथ साथ हमको लिखना पड़ता है कि हमने नोट्स भी पढ़े हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है। बराबर है कि नहीं? यस, ओके। साथ साथ ये किस जमाने की बात कर रहे हैं वो भी तो लिखना जरूरी है। द पीरियड, जिस साल का ओके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया है वो पीरियड भी हमको यहां पे लिखना जरूरी है। सो पैरा 1 में क्या आएगा? नेम ऑफ एंटिटी, हमने ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कवर होता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पीरियड का है। हाँ, नोट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पीरियड का है। क्लियर? ओके, यस, ठीक है। अब पैरा 2, अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले पैरा 1 पढ़ ले। यस, हियर इट इज। Yes, SA 700. Forming an opinion and reporting on financial statements. थ्योरी पे मत जाओ, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 2 पे जाओ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बुक लाइए ना। यस, इलस्ट्रेशन 2 ओपन करो, चलो। यस, आर यू हियर? इलस्ट्रेशन 2 ओपन करो और जिसके पास बुक नहीं है प्लीज स्क्रीन पे ध्यान से देखो। यस, इलस्ट्रेशन 2। यस, बुक है क्या? नहीं है तो फिर ध्यान से स्क्रीन पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पे देखो, सबसे पहले जैसे टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर एड्रेसी, फिर आया ओपिनियन। अब ओपिनियन में एक एक चीज देखो, हमने क्या किया है? ऑडिट किया है। किसका ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नेम ऑफ एंटिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लोज वेरेवर एप्लीकेबल। ओके, और ये इस साल के हैं। साथ साथ हमने नोट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी स्टडी किया है। राइट? तो जो हमने पॉइंट्स देखे वो यहां पे है। यस, यस, सो वी हैव डन व्हाट? ऑडिटेड। किसका ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑफ द नेम ऑफ द क्लाइंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, कैश प्रॉफिट, बैलेंस शीट एज एट। यस, then profit and loss account for the year ended. Yes, cash flows for the year ended. साथ ही साथ yes, notes and also summary of accounting policies. Right? अब ये बहुत सिंपल है। यही अगर मैं आपको कंपनी का दिखाऊं तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक इट डाउन, इसलिए मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे एंटिटी कौन है? हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? देखो, एबीसी कंपनी लिमिटेड, मतलब क्लाइंट कौन है? कंपनी। क्लाइंट कौन है? कंपनी, मतलब शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है। हाँ या ना? मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो चीजें ध्यान में रख के मुझे ऑडिट रिपोर्ट बनाना है। यस और नो? तो देखो, पहले मैंने क्या लिखा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर यस टू द मेंबर्स, एड्रेसी। ओके, यस। अब आगे ओपिनियन दिया है तो वहां पे मैंने क्या लिखा है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो। राइट? जिसमें क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स, समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर? अब आगे और भी कुछ लिखा है यहाँ पे, वो क्या है वो देखते हैं। एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन इन आवर ओपिनियन, ये एक्चुअली है ना, दिस इज पैरा 1 और इसके नीचे की जो ये बात है दिस इज पैरा 2। ओके, सो सिंपली याद रखने के लिए हमने ओपिनियन पैरा को 2 पैराज में डिवाइड किया है। पैरा 1 में हम लिखेंगे हम ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट का नाम लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं वो लिखेंगे, पीरियड कवर करेंगे, नोट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में लिखेंगे। क्लियर एवरीबॉडी?
यस, चलेंगे अगले पैरा की तरफ। आर यू रेडी? ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं पैरा 2 में क्या कवर होता है। यस, पैरा 2 में वस्तु स्थिति मीन्स व्हाट? वी हैव एक्चुअली टू टेल आवर यूजर्स कि भाई सुनो, ये मेरा ओपिनियन वाला पैराग्राफ है, यहां पे मुझे क्या देना है? सच्चाई देना है। ये मेरा ओपिनियन वाला पैराग्राफ है। पहले ओपिनियन में मैंने मेरे क्लाइंट का इंट्रोडक्शन कराया है, अब सेकंड पैराग्राफ में मैं मेरा ओपिनियन एक्चुअली दे रही हूं। ओके, तो अगर हम अनमॉडिफाइड या क्लीन ओपिनियन देते हैं तो वो ऐसे 700 के कॉम्प्लायंसेस करना पड़ेगा। अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो ऐसे 706 के हिसाब से हमको ओपिनियन देना पड़ेगा। साथ ही साथ मतलब हमको यस ऐसे 700 या 705 अप्लाई करना है। साथ ही साथ हमको FRF के 2 टाइप्स भी अप्लाई करना है, कॉम्प्लायंस एंड फेयर प्रेजेंटेशन। हाँ या ना? क्योंकि फिर मेरे वर्डिंग चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाती हूं तो मेरे वर्डिंग्स क्या रहेंगे? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 अगर कंपनी रही तो। पर अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रहा तो मेरे वर्डिंग्स क्या रहेंगे? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। है या ना? राइट राइट। तो यहां पे ओपिनियन देते वक्त मतलब हमने क्या देखा? ऑडिटर्स रिपोर्ट, ओपिनियन पैराग्राफ। कम ऑन फोकस, यस वेक अप। ओपिनियन 1 सॉरी पैरा 1 पैरा 2। पैरा 1 में हमने हमारे क्लाइंट का इंट्रोडक्शन दिया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है, नोट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज और कौन सा डेट और पीरियड कवर हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में हमने एक्चुअली क्या किया? ओपिनियन दिया। अब ओपिनियन देते वक्त हमको 2 चीजें याद रखना है, एक तो मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड और कॉम्प्लायंस एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से हमारे वर्डिंग्स रहेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके यस। चलो, अगर एप्लीकेबल FRF रहा फेयर प्रेजेंटेशन तो मेरे वर्ड्स क्या रहेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क रहा तो वर्ड क्या रहेंगे? प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके यस। अब हम जो ओपिनियन दे रहे हैं क्या हम वो ऐसे कुछ भी मन में आए वो दे सकते हैं? तो हमारे ओपिनियन के लिए क्या होना चाहिए? यस, देयर शुड बी बेसिस फॉर ओपिनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी ओपिनियन देते हो उसके पीछे आपके रीजंस होने चाहिए। तो आपने क्या किया? ओपिनियन तो दे दिया, अच्छा है बुरा है, ओपिनियन नहीं दे सकती, राइट? अब वो किस बेसिस पे आप ओपिनियन दे रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, वो कहां पे रहेगा? ओपिनियन पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे, क्योंकि पहले आपने ओपिनियन दिया, फिर ये ओपिनियन क्यों दिया उसका जस्टिफिकेशन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। क्लियर एवरीवन? ओके, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आएगा कि हमने जो ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है। हमने जो ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है। यस, ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब मुझे बताओ, आम जनता को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पता है क्या? राइट? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेसिकली क्यों दिया जाता है? मैंने पहले ही बोला आपको फर्स्ट सेशन में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्यों दिए हैं? इस स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले जिम्मेदारी किसके कंधे पे डाली है? राइट? मतलब हर ऐसे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हाँ या ना? यस और नो? ओके यस। तो पहले तो हमको वहां पे लिखना है पब्लिक को कि सुन पब्लिक, जो भी ऑडिट किया है, जो भी हम ओपिनियन दे रहे हैं, वो ओपिनियन जो हमने दिया है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। अब ये जो एसेज है इनमें क्या दिए गए हैं? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, वो हमने कॉम्प्लाई किया है। पर कितने सारे स्टैंडर्ड्स है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इस बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में वो भर दिया तो ओपिनियन तो रह जाएगा बाजू में, सिर्फ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकेगा। हाँ या ना?
यहाँ पे हमको मेन क्या देना है कि आपने जो ओपिनियन दिया वो क्यों दिया। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन पार्ट है क्या? नहीं, इसलिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेपरेट सेक्शन में लिखेंगे। अब सिर्फ आम जनता तुम सिर्फ याद रखो कि जो भी ऑडिटर की जिम्मेदारियां सारी स्टैंडर्ड्स में बोली गई है वो हमने कॉम्प्लाई करी है। क्लियर एवरीवन? 100% चलेंगे आगे? ठीक है। फिर आगे ऑडिटर अपने यूजर को सहलाते हुए कहता है, सुन यूजर, ना ही कंपनी मेरी सगी है ना ही कंपनी मेरी सखी है, ना ही कंपनी मेरी सगी है ना ही कंपनी मेरी सखी है। तो कुछ लोड मत ले, जो भी मैंने ओपिनियन दिया है वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे दिया है, मेरा इस एंटिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके यस। सो ऑडिटर याद दिलाता है अपने यूजर को कि सुन, मैंने ओपिनियन दिया है, ये मेरा बेसिस है। ओके याद रख, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, मतलब मैंने यहां पे कोई भी चीटिंग नहीं करी है। ओके यस। इतना ही नहीं, मैंने पूरे निष्ठा से, मैंने सारे तत्वों को याद रख के, पूरे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सारे इथिकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ऑडिट किया है। ओके यस। तो वो अपने यूजर को वापस याद दिलाता है क्या? कि जो ऑडिट किया है वो एज पर एसेस है। हर ऐसे में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पर वो हमने यहां पे मिक्स नहीं करी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सेपरेट सेक्शन में दिया है। क्लियर? ओके। फिर उसका क्या कहना है कि मैं ऑडिटर, मैं मेरे यूजर से इंडिपेंडेंट हूं, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। और जो मैंने ऑडिट किया है, ऑडिट करते वक्त यस पूरी निष्ठा, पूरी डेडिकेशन, पूरे तत्वों को याद रख के मैंने ऑडिट किया है। मीन्स आई हैव डन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इतना ही नहीं, मैंने मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करी है। जैसे कि क्लाइंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट करना चाहूँ और मुझे क्लाइंट की कोई सीक्रेट पता चले और अगले दिन मैं जो से लाउड स्पीकर के साथ पूरे न्यूज़पेपर में छाप दूं, चलता है क्या? भाई वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर रहा है तेरे पास, अपने बिजनेस का चिट्ठा खोल रहा है तेरे सामने, आया ना? यस। तो तू उसको कैन यू मेक इट पब्लिक? नो। सो यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज योर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने वो सारी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करी है। समझ में आ रहा है? आई नो इट इज वेरी टेक्निकल, इट इज वेरी बोरिंग, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस। बोलो। इथिकल, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत फर्क है। रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड अंडर SA 200, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे हम बेस्टो नहीं कर सकते। दोज आर बेस्टोड, बट हम पेपर पे नहीं लिख सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ऑडिट करने चाहता है और ये ऐसे दोस्तों नहीं बोलेगा कि ऑडिटर को सच्ची बोलना चाहिए, बिकॉज ये कुछ एक्सेप्टेड फैक्ट्स है, ये कुछ एक्सेप्टेड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। समझ में आया? यस। होता है ना एग्रीमेंट। आपने बेसिक लेक्चर सुना नहीं है? 2 लेक्चर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स किए थे, फिर वहां पे हमने लेटर ऑफ एंगेजमेंट, वो पूरा प्रोसीजर देखा था। इन प्रिंसिपल अप्रूवल हामी देता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है, बराबर है। फिर उसको क्या दिया जाता है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। फिर वो रिटर्न में जवाब में क्या देता है? लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट देता है कि भाई मैं तो ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो रहा हूं, पर तू भूलना मत, मैनेजमेंट तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लिख के वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट देता है, हाँ या ना? यस। किसी को और कोई डाउट? एनीबॉडी? यस। फर्दर इतना ही नहीं, ICAI ने कोई कोड ऑफ इथिक्स दिया है, उसको भी हमने कॉम्प्लाई किया है। समझ में आ रहा है? ओके यस। तो चलो, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में हमको क्या देना है? यस कम ऑन।
एज पर एसेज। देन जो एसेज है उनमें हर ऐसे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का चिट्टा हमने यहां पर नहीं खोला, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है। ओके, यस, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, ऑडिटर हैज कॉम्प्लाइड विथ ऑल द रेलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर हैज फुलफिल्ड all the ethical responsibilities and he has also complied with the code of ethics issued by ICAI. Okay, अब आपको जो ये ओपिनियन चाहिए था ना, ओपिनियन किसके बेसिस पे दिया जाता है? आपको क्या चाहिए? प्रूफ, मतलब एविडेंस, है या ना? यस। अब जब हम ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, हम सिर्फ एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, तो ऑडिट एविडेंस हैज टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। चलो बताओ मतलब क्या है दोनों का? चलो come on, yes, give it a try. इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड, रेलेवेंट होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्या? क्वांटिटी, क्वांटिटी शुड बी एक्सेप्टेबल। अप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब उसका क्वालिटी क्या है। समझ में आ रहा है? इस पे पूरा चैप्टर है, बट ये समझे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ ऑडिट एविडेंस, हम सिर्फ ऑडिट एविडेंस कभी लिख ही नहीं सकते। It should always be written as sufficient and appropriate audit evidence. तो ऑडिटर बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट में, यूजर सुन, मैंने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया है और मेरा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, तो फिक्र मत कर। ओके, यस। सो इन शॉर्ट बेसिस पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले एज पर ऐसे है, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एआर सेपरेट सेक्शन में है, हम इंडिपेंडेंट है, इसके साथ साथ हमने इथिकल रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई किया है, हमने इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है और कोड ऑफ एथिक्स को भी कॉम्प्लाई किया है, और हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक किसी को कोई डाउट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स मर्डर्स मिस्टर वाई। ओके, और rather the best example, Sushant Singh Rajput. yes Sushant Singh Rajput, the best example. अब उसमें क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती को पकड़ा गया। अब एक्चुअली रिया चक्रवर्ती ने उसका कुछ खून किया है क्या? नहीं, इट्स अ सुसाइडल केस। ध्यान से सुनना। बट रिया को क्यों ब्लेम किया गया? क्योंकि उनका कहना था, आई डोंट नो, आई एम नोबडी टू जज। ओके, यस, मैं बस न्यूज से थोड़ा यहां वहां से पढ़ के आपको बोल रही हूं। अब एक्चुअली क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती पे उस पे सिर्फ ये बोला गया कि आपने ड्रग्स लिया, रोका नहीं और सप्लाई किया, हाँ या ना? यस, ओके। अब इतनी बड़ी हस्ती, उसका मर्डर हुआ, पर रिया चक्रवर्ती को छोड़ा क्यों? बिकॉज द एविडेंस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। समझ? केस कौन सा है? मर्डर का, बराबर है। उनका बोलना क्या है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने दिया, ड्रग्स सप्लाई किया, ड्रग्स लेने से रोका नहीं। उसका मर्डर से कुछ लेना देना है क्या? मर्डर का वेपन मिला, सपोज मर्डर का वेपन मिला रहता रिया चक्रवर्ती के पास, या उसके ऊपर रिया चक्रवर्ती के फिंगरप्रिंट्स रहते, तो क्या रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाता? Then that would have been an appropriate audit evidence. समझ में आ रहा है? Sufficient and appropriate audit evidence. Do you understand? Everyone? Okay? तो अब तक हमने क्या देखा? ऑडिट रिपोर्ट का सबसे पहले टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू, किसको एड्रेस किया है। उसके बाद ओपिनियन पैरा। ओपिनियन पैरा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, पैरा 1 में क्या लिखते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, क्लाइंट का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डेट एंड पीरियड। फिर ओपिनियन, फिर पैरा 2 में क्या आएगा? आइदर अनमॉडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क, बराबर। फिर जो ओपिनियन दिया है उसका बेसिस हमको देना है, हाँ या ना?
वो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में आएगा, हाँ या ना। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ कहां पे रहेगा, बिल्कुल ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन रहेगी कि हम ऑडिटर है, हमने ऑडिट किया है, ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग किया है। क्लियर? ओके। फिर जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है स्टैंडर्ड्स में, वो हमने एक सेपरेट सेक्शन में डील किया गया है। फिर हमने ऑडिट, हम इंडिपेंडेंट है ऑफ एंटिटी, देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई किया है, देन यस फुलफिल किया है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कोड ऑफ एथिक्स को भी हमने कॉम्प्लाई किया है। गाइस ऑडिट एविडेंस है, जो ऑडिट एविडेंस हमने इकट्ठा किया है वो ऑडिट एविडेंस कैसा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। क्लियर? ओके यस। सो ये बताया गया है बेसिस पैराग्राफ में। तो चलो क्विकली मैं आपको लेके जाती हूं। यस चलो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हाँ पहले पैरा 2, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में आया? मतलब यहां पे कौन सा ओपिनियन है, क्लीन ओपिनियन एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यस और नो? यस और नो? यस ये हो गया कंपनी का। अब हम इलस्ट्रेशन 2 में देखते हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी रहा तो उसका रिपोर्टिंग कैसे होता है। इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि पहले ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट के नीचे जोड़ा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके मतलब कौन सा फ्रेमवर्क है देखने की भी जरूरत नहीं है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ओके यस, ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, क्योंकि बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब P&L अकाउंट, एंड इट्स कैश फ्लोज मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके यस, एंड ये क्या है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, बराबर है ना, इसलिए यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल 3 बोला नहीं है, कंपनीज एक्ट का जिक्र किया नहीं है, डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वर्ड यूज किया है। वही ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में क्योंकि वो कंपनी है, वर्ड्स यूज किया क्या है, यस एज पर यस कैश फ्लोज एज ऑन द ईयर एंडेड। हाँ उन्होंने क्या बोला है, जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज एट, ओके यहाँ पे उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। हाँ यहाँ पे बोला ना, सॉरी सी रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, बराबर है कि नहीं, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्ट का रेफरेंस ऑलरेडी दिया है, बट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर ICAI। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा हाथ के मार्क्स से, राइट? ओके अब आज आप लोग क्या करोगे, ओके ठीक है एक बार स्टैंडर्ड खत्म होने दो, बट बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, कल अपना स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद हमने क्या डिसाइड किया, रोज हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन लिखेंगे। अब आप लोगों को कल क्या लिखना है, 2 फॉर्मेट लिखने हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रहा तो क्या आएगा, हाथ के मार्क्स है बच्चों। एक बार अगर आपने लिख लिया नोटबुक में तो वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसलिए मैंने वो इतने ज्यादा शॉर्टकट्स भी बनाए हैं स्टैंडर्ड को सीक्वेंस में याद रखने के लिए आपके दिमाग में। ओके यस देखो, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, अगर कॉर्पोरेट एंटिटी रहा तो हमने ऑडिट किया है एज पर स्टैंडर्ड्स। ओके यस, अब हमने और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेपरेट सेक्शन में है। ओके हम इंडिपेंडेंट है, हमने कोड ऑफ एथिक्स को कॉम्प्लाई किया है, हमने इथिकल रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई किया है। ओके हमने इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कॉम्प्लाई करी है, और हमने ऑडिट एविडेंस लिया है जो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है। समझ में आया? ओके यस, तो अगर आप पॉइंटर्स याद रखो तो आप कोई भी सवाल का जवाब लिख सकते हो। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी रही तो हमने क्या किया यहाँ पे, यस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट सेक्शन में है, वी आर इंडिपेंडेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट्स, देन फुलफिल्ड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ इथिक्स यहाँ पे नहीं है, क्यों, नॉन कॉर्पोरेट है इसलिए। ओके हमने ऑडिट एविडेंस लिया है, वो सफिशिएंट है, वो अप्रोप्रिएट है। अब बताओ इज इट इजी? यस वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर द PPT, जो नोट्स आप बना रहे हो। समझ में आया है? ओके सो डू यू वांट टू टेक इट डाउन? हाँ 15 मिनट ही बचा है, उतना लिखने को वक्त लगेगा। चलो आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। यस अब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला स्लाइड तो आपके पास है, सो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स।
ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो लिख के ले लीजिए. दिस हैज बीन टोल्ड टू अस इन ऐसे. लिख नहीं रहा क्या? प्लीज टेक दिस डाउन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हमारा ये चैप्टर, ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना तो आपको लगेगा ऑडिट कितना इजी है, आगे तो एकदम चिल्लर है. कम ऑन गाइस, प्लीज टेक दिस डाउन. नहीं दिख रहा? ये हमको ऐसे 700 में बताया है, ये हमको ऐसे 705 में, और ये ऐसे 706 में. डन बच्चों? थोड़ा स्पीड फास्ट रखना. यस. प्रीति, आज तुमने मुझे हाय नहीं बोला. वरना उसका हाय रहता ही है हमेशा. आज वो नहीं है शायद. क्या? डन. थोड़ा स्पीड रखो बच्चों, नहीं तो कैसे हो पाएगा? है क्या इसमें इतना रॉकेट साइंस? डन. आगे ठीक से लिखो. जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा. स्क्रिबलिंग करोगे तो नहीं समझ में आएगा. देखा ना, अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन किया तो कितना इजी है याद रखने के लिए.
डिस्क्लेमर, अब क्या हुआ है यहाँ पे, आपके पास लिमिटेशन ऑन स्कोप है, मतलब लिमिटेशन ऑन स्कोप मतलब आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। हम अपना काम ठीक से जब कब नहीं कर पा रहे, जब कोई हमारा टांग खींच रहा है, हम करना चाहते हैं बट वो नहीं करने दे रहा, मतलब मैनेजमेंट इज नॉट लेटिंग यू डू योर वर्क, या तो फिर मैनेजमेंट ने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए ही नहीं है, राइट अब अगर वो सिर्फ एक हाथ दो आइटम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम क्वालिफाइड दे देंगे, पर अगर पूरा बेस बुक ही आपको दिया नहीं है तो आप ओपिनियन किस पे दोगे, सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डन, चलो आगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यस लिखो, कम ऑन, हेडलाइन दे दो, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। चैप्टर का नाम दिया कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट, नहीं तो बाद में यू विल बी वंडरिंग कौन सा चैप्टर कहाँ पे। अच्छा पहले तो ये बताओ कल वाले स्लाइड्स लिखे क्या, पक्का सबने, सबने हो सिंगर जी, पक्का? एवरीबडी ऑफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग मी इन द रिविजन सेशन, जितना हो सके जितने ज्वाइन कर सको उतने ज्वाइन करो, यू डू नॉट नो द बेनिफिट्स ऑफ इट, आप लोगों के कॉन्फिडेंस में ही वो फील होता है। आज तो अपना क्या होगा, 9 बजे इंस्टा पे रिवीजन रहेगा और 9:15 यूट्यूब पे एमसीक्यूज रहेंगे, 10 एमसीक्यूज ऑफ कंपनी ऑडिट। कौन सा? 8:30 ऑनलाइन लेने वाले हैं क्या, कितने से कितना? देखो क्या करते हो, अभी मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। लिखो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मिनट, ये लिखो, क्या हुआ, चलो लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वस्तु स्थिति इज अ मराठी वर्ड, फैक्ट जो है वो लिखो, फैक्ट। सामने वाले को आईना दिखाओ, मिस्टर मिरर, एम आई ब्यूटिफुल, रिमेंबर दैट स्टोरी, क्या क्या क्या, यही बाकी है भाई। चैत्राली, क्या आपने आज नए से ज्वाइन किया है? नो मैम, नो, मैंने आज ऑनलाइन किया है। हाँ वही, ऑनलाइन में आप नए हो ना इसलिए, आज बहुत लोग नहीं आए, वो ये है ना आज, अच्युत भी नए से ज्वाइन किया है। अच्छा, देखा मैंने, कौन से नाम से है, दिख नहीं रहा है इसमें,
आज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, आप लोगों से मिलके मुझे अच्छा लग रहा है अभी। नहीं, मैं सच्ची क्या क्लास कैंसिल करने वाली थी। डन। पॉइंटर्स लिखे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, राइट। तो आप लोग जब लिखोगे ना रिपोर्ट अपने हाथ से, तो देखना उसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम किया है। ओके। नहीं तो एक काम करो, आज आधा रिपोर्ट जितना हमने बेसिस फॉर ओपिनियन तक लिखा है ना, उतना लिख के आओ, कॉर्पोरेट का भी नॉन कॉर्पोरेट का भी, फिर जगह छोड़ देना आप। नॉन कॉर्पोरेट छोटा है तो चाहिए तो पहले इलस्ट्रेशन 2 लिखो, फिर इलस्ट्रेशन 1 लिखो। आज जो हमने किया वो फ्रेशली आपके हाथ से लिखा जाएगा। ओ जनाब, आप नहीं लिख रहे तो कुठं गेलाय? मग त्याला कशाला दिलास तू बुक? दुसऱ्या नोटबुक मध्ये लिही, पेज फाडून स्टेपल कर। डन। अपना बैच हो जाएगा ना तो हम लोग सांगली के साइड ट्रिप प्लान करेंगे। सातारा, कास पठार तो डूबमर, उधर वो कृष्णा में ही कास पठार, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गो। आप लोग गए हो कभी सतारा के कास पठार? फ्लावर वैली, इट्स वेरी नाइस। बारिश में तो क्या मौसम होता है। तो वहां पे जाएंगे, फिर वहां से आगे जाएंगे, ट्रैक व्रेक करके आएंगे। क्या सुशील सर? छोड़ना नहीं ना, तुम लोगों ने छोड़ा कैसे? डन। डन। कितना टाइम लगता है? सिर्फ पॉइंटर्स ही तो है। ऐसा कुछ नहीं है। एंटिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वही तो कंटेंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द कंटेंट, स्टैंडर्ड कंटेंट जो ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। फिर क्या है, कोई कंपनी के, कोई एंटिटी के, क्लाइंट के केस में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हो सकता है, किसी के ओएम पैराग्राफ हो सकता है, किसी का क्वालिफाइड हो सकता है, तो मैटर फिर अलग चेंज होगा।
जब हमको ये स्टैंडर्ड पता रहेगा तो हम उस पर वेरी करेंगे, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है SA705 के पहले, नहीं तो SA705 नहीं समझेगा। बोलो एंटिटी, जनरल, कंपनी स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जनरल होता है, फिर उसमें हम और सारे प्रकार के सिचुएशंस कवर करने की कोशिश करते हैं। डन, चलो आगे। चलो क्विकली क्विकली, आप लोगों का ब्रेक का टाइम हो रहा है, इतना सा लिख लो। चलो इतना सा लिखने में 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं डिक्टेट कर दूं? चलो ऊपर बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, उसके बाजू में लिख दो फॉलोइंग द ओपिनियन पैरा। नंबर 1 पॉइंट, एज पर एसेज। फर्स्ट पॉइंट as per essays. Second point, essays dash auditors responsibilities dash separate section, देखने की क्या जरूरत है ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? in accordance with relevant ethical requirements. कौन है जो बेसब्र हो रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, fulfilled ethical responsibilities. Next, Code of Ethics by ICAI. फिर लास्टली ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। नीचे मैंने समरी दी है। बेसिस पैरा में क्या क्या आना चाहिए? Done? Okay. See you all tomorrow.